11 जून के विरोध दिवस की देश के हर प्रदेश की झलकियां तथा विरोध दिवस क्यों विषय पर आईफा महासचिव ने क्या बोला, आइए सुनते हैं और देखते हैं। सरकार ने ये खासकर ये सेकंड चरण में ना कोई सैनिटाइजर दिया है, ना कोई मास्क दिया है, कोई पीपी किट नहीं है, कोई ऐसा साधन नहीं है जहां पे कोरोना मरीज के बीच में भी जाने के लिए नहीं दिया गया है। और इसका नतीजा क्या हुआ है? इसका नतीजा है कि सैकड़ों आंगनवाड़ी वर्कर का और हेल्पर का इस दौरान जो मृत्यु हो चुका है। अभी जो आंकड़े आए हैं हमारे सामने में बड़ा चौंकाने वाले आंकड़े हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर 30 आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का, बिहार में 9, गुजरात में 12, कर्नाटका के अंदर में 28 लोगों का मृत्यु हो चुका है। उसमें से 22 जो है ये पिछले एक महीने में सेकंड चरण में हुआ है। तेलंगाना में 10, पंजाब में 5 और यूपी के अंदर में 74 लोगों का, 74 आंगनवाड़ी वर्कर का मृत्यु हो चुका है। केरला में 8। इस तरीके से जो पूरे देश के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर का बड़े पैमाने पर मौत हो रहा है। और यही हालत है कि आशा वर्करों का भी, तो वो और बहुत ज़्यादा फ्रंटलाइन वर्कर है। ये भी नहीं, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ का उत्पादन करने वाले जो कर्मचारी है, जैसे ऑक्सीजन का बनाने वाले कंपनी के अंदर, स्टील फैक्ट्री के अंदर, ऐसे जो कंपनी में भी जो काम करने वाले हैं उनका भी बहुत ज़्यादा मृत्यु हो रहा है। लेकिन ये सरकार इसके बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे, या तो सेफ्टी का मेजर तो नहीं दे रहे हैं, और जिनका मृत्यु हो चुका है और उनका परिजनों के लिए कोई मुआवजा नहीं है। ये जो सबसे पहले शुरुआत में 50 लाख का कॉम्पनसेशन का या इंश्योरेंस का घोषणा किया है, और अभी भी ये आंकड़े नहीं बता रहे कितने लोगों का है। कहीं सैकड़ों लोगों का मृत्यु के बाद में 1-2 लोगों को उसके लिए 50 लाख का इंश्योरेंस दिया गया है। और यहाँ पे ये इंश्योरेंस स्कीम योजना के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर का नाम भी घोषणा नहीं हुआ है। और बहुत सारे राज्यों में अभी भी वो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को ये 50 लाख के बीमा के अंदर में नाम नहीं आ रहे। कुछ राज्य सरकार 10 लाख के बारे में बोल रहे, कुछ राज्य सरकार 20 लाख का बोल रहे, कोई बोल रहे 30 लाख या कोई 5 लाख। ऐसा क्यों? 50 लाख जो है जान की जो कीमत तुमने लगा ही दिया है, और इतना हम सेवा करने वाला है, तो उसके अंदर में फिर उसके अंदर भेदभाव क्यों है? जो भी कोरोना के लिए एसेंशियल कार्य कर रहे हैं, खासतौर कोरोना पेशेंट के सामने में डील करने वाले हैं, वो सबको 50 लाख का बीमा का, उनका जो डेथ हो गया उनका परिजनों का देने का जिम्मेदारी सरकार को नहीं है। ये नहीं दे रहा है। ये यही स्थिति है। और इसमें से जितने आंकड़े हमने बताया है उससे ज़्यादा आंकड़े हैं। और वो सरकार, दूसरी बात है कि ये कोरोना से मृत्यु हो गया ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि कोई जो सेकंड वेव में खासकर इसके अंदर में कोई उसका लक्षण प्रकट नहीं है। और वो लक्षण नहीं है, बुखार भी नहीं था कि सडनली एक दिन में उनका मृत्यु हो गया है, तो उसका ना पोस्टमार्टम किया जा रहा है और उसको कोरोना का मृत्यु में गिनती भी नहीं हो रहा है। तो वो एक ही जान पे खेल के ये कर रहे हैं, और उनके लिए, उनका जान के लिए जो मिलना चाहिए उनके परिजनों को नहीं है। और ये रिस्क जो है वो बहुत सारे लोगों को इस काल में कोरोना हो भी गया है, उसके लिए कोई रिस्क अलाउंस नहीं है। कोई दुनिया में ऐसा काम नहीं है कि जिसके लिए ऐसा जान पे खेल के करने वाला उसका रिस्क अलाउंस दिया जाता है, जोखिम भत्ता दिया जाता है। और ये सरकारी कर्मचारी वगैरह इसमें ड्यूटी है, उनको तो रिस्क अलाउंस होता है ना। आंगनवाड़ी वर्कर या आशा वर्कर जो एनएचएम का कार्य करता है या ठेका मजदूर इसमें है, उनको कोई भी जोखिम भत्ता नहीं दिया जा रहा है। और यही है कि वो उस टाइम के जो आमदनी जा रहा है, पूरा परिवार को क्वारंटाइन में जाना पड़ता है, तो उस टाइम में जो आमदनी जाता है उसके लिए कोई कॉम्पनसेशन नहीं है। यही है कि ये सेफ्टी का ऐसे जान पे खेल के काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए, ये पूरे देश के सामने में ये प्रोटेस्ट का, ये जो विरोध का, ये एक सबसे बड़ा मुख्य मांग तो यही है कि हमें सुरक्षा दिया जाए और हमारे लिए हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों के लिए प्रबंध किया जाए, और जिनका मृत्यु हो गया है उनका परिवार को ये 50 लाख का मुआवजा तुरंत दिया जाए, और पीपीई किट और ये सारा कुछ दिया जाए लोगों को जो ड्यूटी में है। तो दूसरी है कि हमारी जो आईसीडीएस का जो कार्यक्रम जो है वो किस लिए है?
ये देश के अंदर में इतना भूखमरी है, इतना कुपोषण है, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे हमारे देश में हैं। एक एक साल में 8 से 9 लाख बच्चे का मृत्यु हो रहा है कुपोषण होने के नाते। उसके लिए ही आईसीडीएस का स्कीम है। तो वो स्कीम के अंदर में जो ये कोरोना काल में वो क्या हालत है, वो तो हर एक आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर में जो पोषक आहार बना के उसको हर दिन में इतनी इतनी मात्रा में वितरण नहीं हो पा रहा है। पूरे 1.25 साल से ये आंगनवाड़ी केंद्र बंद है, खुलना नहीं चाहिए। तभी जो है उसको फूड ग्रेन्स जो है उसका सूखा राशन घर पहुंचाना है। वो घर पहुंचाने का काम भी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर कर रहे हैं। उसके लिए कोई भत्ता भी नहीं है, उसके लिए पहुंचाने के लिए कोई वाहन का संसाधन भी नहीं कर रहा है। तो ये हालत में भी जो पहुंचा रहे हैं वो भी ये बच्चे या गर्भवती का पास में इतनी मात्रा में पहुंचेंगे। 250 ग्राम का जो धान जो है पहुंचेगा महीने में या 10 दिन में, तो वो कहाँ पे वो बच्चे को उतनी मात्रा में हर दिन मिलेगा। वो तो एक ही दिन में घर में खत्म हो सकता है। तो हमारी ये मांग था कि इसका जो एक पोषकाहार का मात्रा और उसके अंदर में गुणवत्ता बढ़ा देना चाहिए। उसके अंदर दाल, उसके अंदर गुड़ और ड्राई फ्रूट्स ये वगैरह देना चाहिए, ताकि ये बच्चों का कुपोषण ये और माओं का कुपोषण ये कम हो जाए। लेकिन इसके अंदर में ये सरकार किया भी नहीं। कोई बजट में बढ़ोतरी तो नहीं किया है, बढ़ा के नहीं दिया है, लेकिन बहुत जगह में तो ये मात्रा पहुंच ही नहीं रहा है। और दूसरी बात है कि इस दौरान जो फरवरी में, पिछले फरवरी 2021 में, अभी ये वाली फरवरी में जो बजट लेके आया, जहां पे यूनिसेफ ने वार्निंग किया था कि अगर ये न्यूट्रिशन को तुरंत एड्रेस नहीं किया गया तो ये जो पिछले जो एक साल में 9 लाख बच्चों का मृत्यु हो रहा है, इसके एडिशनल 6 महीने के अंदर 3 लाख बच्चों का मृत्यु और हो जाएगा। तो ये लेकिन सरकार ने बढ़ाया ही नहीं है, लेकिन 30% आईसीडीएस का बजट में कटौती किया है। 8,000 से ज्यादा, 8,000 करोड़ से ज्यादा रुपए का कटौती आईसीडीएस का बजट में हुआ है ये साल में। तो ये ऐसा सरकार की रवैया है। लेकिन एक बात और किया है उन्होंने, बहुत बड़ा घोषणा कर रहे हैं, न्यूट्रिशन डे बना रहे हैं, पोषण माह मना रहे हैं। ये तो घोषणा के ऊपर घोषणा तो हो ही रहा है, और बोल रहे कि न्यूट्री मिशन है, पोषण मिशन है। नाम तो दोबारा ये चेंज करके दिया आईसीडीएस को, लेकिन उसके अंदर में एक काम तो जरूर किया है, वो है आंगनवाड़ी वर्कर को और आंगनवाड़ी हेल्पर का काम में बढ़ाते दिया है। और बोला है कुपोषण कम करने के लिए जो न्यूट्री गार्डन बनाओ, पोषण का एक गार्डन बनाने के लिए। उसके अंदर में क्या होगा, सब्जी बनाएंगे, सब्जी बना के खिलाना पड़ेगा बेनिफिशियरीज को। वो कैसे, वो ही है कि ये न्यूट्री गार्डन के लिए सरकार ने, वो न्यूट्री गार्डन के लिए करना क्या है, सरकार बोले कि सरकार बीज देंगे और उसके अंदर जिम्मेदारी तो अलग अलग को दिया है, लेकिन ये कहाँ पे ये न्यूट्री गार्डन बनाओगे। और ये आंगनवाड़ी केंद्र का आंगनवाड़ी केंद्र पूरे देश के अंदर में 13 लाख से ऊपर आंगनवाड़ी केंद्र है। तो उसके अंदर में से 3.5 लाख आंगनवाड़ी केंद्र का खुद का भवन भी नहीं है। और जो शहर के अंदर में भी जो छोटे छोटे कमरे हैं, और जहाँ आंगन का नाम क्या है, जो बैठने का बच्चे को ढंग का जगह भी नहीं है, ना पीने का पानी है, ना टॉयलेट है। इस हालात में जो इसकी आंगनवाड़ी केंद्र है उसको अच्छा सा सुविधा देने का हमारी मांग है। तब जाके बोल रहे कि नहीं, तुम लोग ऐसा करो कि न्यूट्री गार्डन में जो वेजिटेबल्स बना लो, सब्जियां उगा के वो बच्चों को खिलाओ। वो बच्चों को कहाँ पे उगाएंगे, कौन सा टाइम में करेगा। और जो आंगनवाड़ी केंद्र में अगर जगह भी है कोई गांव के अंदर आंगन में, वो लगाएंगे तो भी उसका प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो कोई पशु, आवारा पशु आके उसको खत्म नहीं करेगा, वो कौन करेगा, उसका जिम्मेदारी होगा। और एक आंगनवाड़ी केंद्र में अगर 40 बच्चे हैं और ये 40 बच्चों को पूरे 300 दिन का सब्जी, एक ये जो अगर 1-10 आंगनवाड़ी केंद्र के सामने में जो आंगन है उसके अंदर सब्जी उगा के खिला सकते हैं। तो ये सरकार, और वो बजट में 1 पैसा बढ़ाया नहीं न्यूट्रिशन का, बजट में कटौती किया है और बोल रहे कि तुम ये बनाओ, खिलाओ और फोटो उठाओ भेजो।
और ये हमारे लोग जो है नीचे कर भी रहे हैं, कहीं से सब्जी इकट्ठा करो, उसको बनाओ, उसको फोटो बनाओ सजा के और भेज दो, पोषण माह है। और ये जो है ये एकदम नाटक है, ये प्रचार अभियान है, कोई पोषण अभियान नहीं है ये एक। और यही है बहुत सारे जगह में जो है कि वेजेस है, जो तनख्वाह है, वो तनख्वाह भी 3-4, ये बजट कटौती तो हो गया है, तो कभी बोलते कि केंद्र सरकार का हिस्सा नहीं आया है, इसीलिए जो आधा पैसा जो राज्य सरकार देते हैं वो आते हैं, वो 60% तो राज्य सरकार को दे रहे हैं। तो उसके अंदर में भी जो पैसा भी जो रेगुलर वेज है, वेज तक नहीं आ रहा है। बहुत सारे जगह में ये जो कोरोना काल में भी, ये भूखमरी के हालात में भी न्यूट्रिशन नहीं आ रहे हैं। इस हालात में सरकार ने एक और काम किया है, वो है पोषण ट्रैकर। पोषण ट्रैकर माने कि एक मोबाइल एप्लीकेशन है, वो मोबाइल एप्लीकेशन सारे आंगनवाड़ी वर्कर को डाउनलोड करना है अपने मोबाइल में, और वो मोबाइल के अंदर में आगे जो रजिस्टर है जो बेनिफिशरीज का, उसको कितना न्यूट्रिशन दिया, उसका हालत क्या है, उसका वजन लेना, ये सारा खाते में से चेंज करके वो एप्लीकेशन के अंदर मोबाइल में भरना है। बात तो बड़ा सुंदर है, लेकिन मोबाइल दिया है क्या? ये देश में आधे जगह में आधे आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर तक को भी मोबाइल नहीं दिया, और कुछ लोगों को 2 साल पहले मोबाइल दिया था। जैसे उदाहरण के तौर पे मध्य प्रदेश के अंदर 2 साल पहले जो है, और कुछ गुजरात में भी है 2 साल पहले, 3 साल पहले मोबाइल दिया है। वो मोबाइल तो अभी काम ही नहीं है, आधा तो खराब हो चुका है। तो और अभी हरियाणा के, पंजाब के अंदर एक भी मोबाइल किसी को नहीं दिया, लेकिन बोल रहे हैं कि ये पोषण ट्रैकर आप तुम डाउनलोड करोगे, इसके अंदर अपलोड करोगे, और ऑर्डर आ गया है मार्च महीने में 15 तारीख को कि मार्च अंत तक इसको पूरा, अगर तुम पोषण ट्रैक में पूरा डाउनलोड करके उसके अंदर अपलोड नहीं करेंगे तो ना तुम्हारा तनख्वाह मिलेगा, ना बेनिफिशियरी के लिए न्यूट्रिशन आएगा। ये और मोबाइल दिया है, वो चेक नहीं किया, उसके लिए पैसा दिया है, पता नहीं है, और मोबाइल के लिए डाटा आएगा, मोबाइल नहीं आएगा। मोबाइल के लिए डाटा पैक कौन देगा? और अगर मोबाइल और डाटा पैक के लिए पैसा तुम दोगे तो ये देश के अंदर कितने जगह में नेटवर्क काम करता है, उसका कौन जिम्मेदार होगा? और अभी बहुत सारे जगह जैसे बिहार में OTP का ये कर रहे हैं, वन टाइम पासवर्ड दे के बेनिफिशियरी का मोबाइल में पासवर्ड आएगा, वो चढ़ाओगे तब जाके उसको न्यूट्रिशन देगा। कितने बेनिफिशियरी है गरीबी रेखा के नीचे है, जिसका इसके अंदर में OTP आएगा, कोई किसी का मोबाइल भी नहीं है, घर के अंदर में भी पूरा मोबाइल नहीं है, ऐसा हालत है। और वो वहाँ पे इस तरीके से नया नया चीज लेके आ रहे हैं, ये पूरा दिखावे के लिए। और उसका नतीजा क्या है? ये पोषण ट्रैकर डाउनलोड करने के लिए पूरे देश के आंगनवाड़ी वर्करों को परेशान किया जा रहा है, और बोलते हैं कि तुम्हारा मोबाइल है तो उसके अंदर में कर लो। और जो पुराना मोबाइल है वो पुराना हो चुका है, उसके अंदर एंड्रॉयड 6 जो है वर्जन चाहिए तब जाके आएगा। कोई मोबाइल के अंदर में उतना जगह नहीं है कि पूरा ऐप डाउनलोड हो जाए, कोई तो इसमें डाउनलोड कर भी लिया तो स्टक हो रहा है। इस हालात में भी तो सरकार ये बात तो पक्का कर रहे है कि इसको अभी हम तनख्वाह रोकने के लिए कर रहे हैं, और तनख्वाह भी नहीं। और कोई आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का गलती है क्या? उसको मोबाइल सरकार ने खरीद के नहीं दिया, और वहां पे उसके जगह में नेटवर्क नहीं है, और उसको डाटा पैक के लिए महीने में जो पैसा देने का है वो दिया नहीं है, 250 रुपया। तो ये उनका गलती नहीं है, लेकिन तनख्वाह तो उनका कटा जाएगा। और ये भी नहीं, बेनिफिशियरी है, उनका क्या गलती है? उनको जो देश का कानून, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनको खाना जो मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश के तहत इनको जो खाना मिलना चाहिए, उसको भी बंद किया जाएगा। ये केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का, स्मृति ईरानी का डिपार्टमेंट का आदेश है, जो गैर कानूनी भी है, गलत भी है। और ये पूरा जो है देश का कानूनों को धज्जियां उठाने वाला है कि ये पोषण ट्रैकर आपसे ये आंगनवाड़ी वर्कर का तनख्वाह को जोड़ा गया है, ये एक है। और इसके अलावा जो ये देश के अंदर में बहुत सारे, एक कोरोना काल में ही मोदी का सारे तो नीतियां बन रहे हैं बहुत बढ़िया, बहुत तेजी से, वो है ये देश में जो जनता का जितना भी शिक्षा है उसको भी खत्म करने के लिए जो नई शिक्षा नीति लेके आया है, उसके तहत ये देश की जो गरीब बच्चों का
जो स्कूल पूर्व शिक्षा है, जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बोलते हैं, वो ABCD नहीं है। जो समेकित एक शिक्षा, जो बच्चे का पूरा विकास है, उसका दिमागी विकास का 80% जो है वो 6 साल के अंदर में होता है। तो उसके अंदर उसको पूरा जो न्यूट्रिशन भी चाहिए, उसका हेल्थ केयर भी चाहिए, उसका परिसर के बारे में सीख के कैसा जो खाना बांट के खाता है, कैसा साफ सफाई रखता है, ये सारा वो शिक्षा का हिस्सा है। और वो खेल खेल में उसको जो कागज कलम लेके अंग्रेजी लिखने का नहीं है, ये सारे ये देश के जो जाने माने जो वैज्ञानिकों का ये राय है, तो उसके तहत में ही ये ECCE जो जाने समेकित बाल विकास का ये पूरा कंसेप्ट ही आया है, उसके तहत ही आंगनवाड़ी का डिजाइन हुआ है और उसके तहत ही देश का ECCE का पॉलिसी हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी ये नई शिक्षा नीति के अंदर में ये इसको स्कूल के अंदर में समेकित करने के लिए पूरा प्रपोजल है। तो और बहुत सारे राज्यों में इसको आगे बढ़ाते हुए स्कूल के अंदर इंग्लिश मीडियम नर्सरी स्कूल खोलने का प्रयास है। और कौन सा स्कूल है? सरकारी स्कूलें तो बंद हो रहा है, वहां पे टीचर का भर्ती नहीं हो रहा है, तो ये ECCE के अंदर में वो स्कूल के अंदर प्री नर्सरी स्कूल के वहां पे नया भर्ती करेगा? नहीं कर सकता है। तो और आंगनवाड़ी वर्करों को ये लालच दिखाते हैं कि तुम्हारा तो टीचर का प्रमोशन हो जाएगा, ना आंगनवाड़ी रहेगा ना सरकारी स्कूल रहेगा, ऐसा पॉलिसी बनाया है कि ये पूरा जो है कमर्शियलाइजेशन के लिए, ये पूरा शिक्षा को एक सेवा नहीं, ये जनता की जरूरी एक हक नहीं, उसको एक बिजनेस बनाने के लिए पूरा नीति बनाया है। और इसके लिए पहले हिस्से में ही ICDS मिशन के अंदर 2012 में ही डाला गया है। ICDS के अंदर ये जो स्कूल पूर्व शिक्षा का कंपोनेंट के लिए जो पैसा का आवंटन है वो प्राइवेट नर्सरीज को दे सकता है, ये उसी में ही डाला गया था पहले से ही। तो ये हालत के अंदर में बहुत सारे जगह में ये कोरोना काल में भी, ये लॉकडाउन के तहत में भी स्कूल के अंदर में ये नर्सरीज खोलने का प्रयास किया जा रहा है, आंगनवाड़ी केंद्रों को स्कूल में मर्ज किया जा रहा है। तो एक नेबरहुड जो स्कूल का कंसेप्ट है उसको खत्म करके आंगनवाड़ी को आंगन में जो वाड़ी है, जो हर एक का जो परिसर के बारे में, और जो माँ है उनके परिवार के लोग हैं वो जाके आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चे देख सकते हैं, उनके भी साथ में ये बच्चे बड़े हो जाएगा तो अच्छा नागरिक बन जाएगा, अपने परिस्थिति के बारे में जान के बड़े हो जाएगा। तो वो कंसेप्ट को खत्म करके ये एक अंग्रेज मीडियम स्कूल के तहत इसको चेंज करके 2-4 साल के अंदर में वो खत्म हो जाएगा, उसको भी बंद करना है। वैसे ही सरकारी स्कूलें काफ़ी बंद हो चुका है, यही है, क्योंकि सरकारी स्कूल के लिए भी, शिक्षा के लिए भी जो बजट का आवंटन तो वो भी कम होते आ रहा है। तो ये पूरे जो स्थिति के अंदर में ये देश के अंदर बहुत बड़ा खतरा भूखमरी का और जो स्वास्थ्य सुविधाओं के बिना मरने का खतरा। और यहाँ पे ये भी है, कोरोना तो एक बड़ा बीमारी है, उसी के ही बारे में ही बातें हो रहा है, उसके लिए सुविधा के बारे में बात हो रहा है कि बाकी सारी बीमारियों के लिए जो इलाज होता था वो इलाज पूरा का पूरा ऑलमोस्ट बंद है उसके अंदर में। इसीलिए भी जो डिलीवरी के लिए, उसके लिए सुविधा के लिए, सारे के लिए बहुत बड़ा खतरा हो रहा है, स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है, और जो लोगों को नौकरी जाके वो आमदन कम होके भूखमरी का जगह है। तो ये दोनों के लिए ये बहुत बड़ा हिस्सा देने वाले जो देश के आंगनवाड़ी केंद्र है और ये देश के आंगनवाड़ी वर्कर उसमें सेवा देने वाले हैं, तो उनको मृत्यु के मुंह में डालने का ये सरकार है। और ये भी नहीं, जो आम जनता का जान की परवाह किए बिना वैक्सीन कंपनी को मुनाफा कमाने के लिए, ये तो अभी तो उसको वापस करना पड़ा वैक्सीन पॉलिसी को, लेकिन ये बीच में ये एक पूरा का पूरा 1 महीने का जो क्रिमिनल वेस्ट हुआ है, जो सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनना चाहिए था और बहुत सारे लोगों को सेकंड डोज तो अभी मिला नहीं है कि, और उसको वो पहले डोज के लिए टाइम के अंदर दूसरा डोज नहीं लिया तो वो फालतू गया है। तो ये सारा किसके लिए किया है?
ये सारे वैक्सीन कंपनी को, देशी विदेशी को, उनको मुनाफा कमाने के लिए। अभी भी 25% जो है प्राइवेट कंपनी को क्यों दे? वो सरकार को सबसे ज़्यादा इसको बना के, जो सारे सरकारी सुविधाएं उपलब्ध करा के, उसको बना के सारे जनता को, पहले जनता बचे तभी तो देश आगे जाएगा, उनका स्वास्थ्य के लिए और वो सबको जिंदा रखने के लिए। उनके लिए 10 किलो फूड ग्रेन पर पर्सन, एक एक आदमी के लिए कम से कम आगे 6 महीने के लिए दे जाए ताकि लोग जिंदा बचे। और ये नहीं कर रहे हैं सरकार, तो अंबानी के लिए, अदानी के लिए और जो देश की जो बचे संपत्ति है वो उनके खातों दे रहा है। और यही जो है हम पिछले पूरे 1 साल के अंदर में ये मुद्दों को लेके हमारी लड़ाई जो हुआ है, वो लड़ाई का अभी सरकार उसका अपना रास्ता सुधारने के लिए कोई नामो निशान नहीं है। यही बजट में देखा। और निजीकरण, अभी ऑक्सीजन के लिए लोग तरस रहे थे और ये ऑक्सीजन कहाँ बना? ये देश के अंदर ये बेचने के लिए रखा है। वो जो स्टील कंपनी है पब्लिक सेक्टर का, जो ऑयल कंपनियां हैं, ओएनजीसी जैसा, सेल जैसा, तो उसी में ऑक्सीजन बन के जनता का रक्षा कर रहे थे अभी भी। तो वो कंपनियों को अभी भी प्राइवेटाइज करने से वापस तो नहीं गया। और देश में जो जनता के लिए पैसा देने वाले बैंकों को, हमारी इंश्योरेंस जो अभी जिसके तहत में 50 लाख का भी घोषणा किया है, वो इंश्योरेंस कंपनी को भी प्राइवेट को देंगे, तो वो कौन देगा ऐसा इंश्योरेंस जनता के लिए, आम जनता के लिए? तो ये भी सारे निजीकरण से वापस नहीं जा रहे हैं, और बल्कि वो और ज़्यादा तेजी से एक एक कंपनी करके बेच रहे। ये भी नहीं, कंपनियों के पास में जो जमीन है उसको भी असेट मोनेटाइजेशन के बारे में नाम पे बेचने के लिए घोषणा किया है ये मोदी सरकार ने। रेल भी समेत सारे कुछ कंपनियां भी बेच के खत्म करेंगे, ये ऐसा तेजी से जा रहे हैं। और जो है आंगनवाड़ी वर्कर समेत सारे असंगठित क्षेत्र मजदूरों को हम लेबर कानून के अंदर लेके आया, घोषणा किया है, छूट बोला है। ये लेबर कोड के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर या आशा वर्कर या कोई स्कीम वर्कर या कोई घरेलू कामगार है, वो कोई भी मजदूर का हिस्से में डेफिनेशन में नहीं आ रहा है। और वो एक पहलू है। और जो भी 8 घंटे का काम है और न्यूनतम वेतन है, वो सबसे हटा दिया है। तो हम लोग जो अपनी नौकरी पक्का करने के लिए मांग में है, तो वो जो पक्का नौकरी वाले हैं उसको भी ठेकाकरण के लिए सरकार जा रहे हैं। और जो पेंशन समेत सामाजिक सुरक्षा का हम नाम कर रहे हैं, तो जो सामाजिक सुरक्षा ईपीएफ और ईएसआई वगैरह था, उसको भी सारा निजीकरण करने के लिए सरकार ये कोड के अंदर में लेके आया है। जो सुविधा जिसको मिल ही रहे थे तो वो भी खत्म किया है। तो ये हालात के अंदर में ये लेबर कोड के खिलाफ और जो खाद्य सुरक्षा समेत हमारे देश की खेती को खत्म करने वाला जो काला कृषि कानून के भी खिलाफ में हमारी लड़ाई। तो ये सारे जनता का, आम जनता का बुनियादी मांगों को लेके और ये देश बचाने के लिए निजीकरण से और ये काले कानूनों से ये लड़ाई को आगे करना है। और यही कोरोना काल में हमने देखा है कि देश में सबसे बड़ा आंदोलन यही कोरोना काल में ही जनता ने खड़ा किया है। ये देश के मजदूरों ने दुनिया में सबसे बड़ा हड़ताल जो 26 नवंबर 2020 का किया है। और उसी से जो 26-27 से जो किसानों का आंदोलन, अभी ऐतिहासिक किसानों का आंदोलन, वो आंदोलन अभी भी 6 महीना पूरा हुआ है, अभी भी डटे हुए हैं कि हम ये कानून वापस करके ही छोड़ेंगे। ऐसे ही छेड़ा है कि देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन ने भी कि ये लेबर कोड, ये जो देश के अंग्रेजों से हमने लड़के लिया है कि 8 घंटे का काम का, ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकार का और न्यूनतम वेतन का हमारा हक है, वो तुम्हें हम लेने नहीं देंगे, ये भी हम वापस करवाएंगे। और ये देश की जनता का हक है कि ये न्यूट्रिशन का, जो तंदुरुस्त रहने का, जिंदा रहने का अधिकार, स्वास्थ्य का और शिक्षा का, ये भी हम लेके रहेंगे। ये आंदोलन भी हम इसी कोरोना काल में भी सबसे आगे हुआ है। उसको चलते हुए अभी भी ये लेबर कोड लागू करने का हिम्मत नहीं हुआ, अभी भी ये कृषि कानून लागू करने का उसका हिम्मत नहीं हुआ, और अभी ये वैक्सीन पॉलिसी बीच में लेके आया है, वो वापस करना पड़ा।
तो ये एक हमारे लिए भी ये सीख है। और इस दौरान जो भी चुनावें हुआ है सारे जो है बीजेपी का नामो निशान मिटाने वाले हो रहा है। और आने वाले दिनों में भी ये जो हमारी जनता का असली मुद्दों का चर्चा जनता में हो रहा है उसको और आगे करना है। तो ये मुद्दे हमारी सामने में जो है देश के आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का जो हमारी जान बचाने का और जो हमारे हेल्थ इंश्योरेंस और हमारी लाइफ इंश्योरेंस के लिए मांग और सेफ्टी का मांग है उसको साथ में जो बाकी सारे मांग तो आम जनता की मांग है। और जो 45वां श्रम सम्मेलन का जो हमारा 21,000 न्यूनतम वेतन का पेंशन का और कर्मचारी घोषित कराने का जो मांग है वो भी हमारा है। और जो देश में सबसे ज़्यादा ये आंगनवाड़ी वर्कर का सेवाओं की ज़रूरत है उसको पक्का बनाने की ज़रूरत है, जैसे आशा वर्कर का भी सेवा का पक्का बनाने की ज़रूरत है। उसी टाइम में ये इसको बर्बाद करने के लिए जो बजट भी हो और नीति भी लेके आ रहे हैं तो हमारे सामने में यही है जो अपने जान को बचाना है, पूरा कोविड प्रोटोकॉल करना है, पूरा सुरक्षा लेके मास्क पहन के सैनिटाइजर इस्तेमाल करके ही जाना है, अपने जान बचाना ही है और वैक्सीन लेना है सबको। तो उसके साथ साथ में जो हम ड्यूटी कर ही रहे हैं हम जनता में जा रहे हैं तो हम उनके समझाए और हम अपने वर्कर हेल्पर को भी ये समझाए कि ये हमारा हक है और ये हमारा हक है लिए हम आवाज़ उठाए। हो सकता है कि कोविड है और लॉकडाउन है तो हम बाहर नहीं जा सकते कि अपने घरों में अपनी मांगों को अपने हाथों में लिखे हुए पोस्टर से ये फोटो उठाना और उसको ये कर लेना, जो अपने व्हाट्सएप में फेसबुक में ये कर लेना कि ये हमारी मांग नहीं है, जनता की मांग है, सबकी मांग है। और यही करना है जो जहाँ पे हो सकता है जो अपने प्रोटोकॉल का मेंटेन करते हुए दूरी मेंटेन करते हुए जो अपनी मांगों को करना। और ये है हमने ये निर्णय लिया है, ये देश के कानून बनाने वाले बजट पास करने वाले ये केंद्र सरकार है। आईसीडीएस का बजट में कटौती किया है वो केंद्र सरकार और हमें जो बीमा देने के लिए घोषणा किया है और नहीं दे रहे वो भी केंद्र सरकार। तो इस हालात में जो आईसीडीएस को बचाने के लिए जो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, इसीलिए सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये सारे जो देश के एमपी लोग हैं उनके पास हम मेमोरेंडम देंगे। वो मेमोरेंडम बना के दिया है और यही मांगे हैं आम जनता की मांग और आईसीडीएस को मजबूत करके आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की काम को पहचानने के लिए और उनको अपना दाम देने के लिए, अपनी न्यूनतम वेतन और अपने लिए सुरक्षा के लिए और अपनी कॉम्पनसेशन भी और जोखिम भत्ता के लिए ये जो मांगों को लेके हम मेमोरेंडम देंगे। और ये मेमोरेंडम देने से भी इसका तो राय तो सुधरेगा कि ये हमारा बड़ा उम्मीद नहीं है। अगर सुधर गया, जो एक चुनावों में हार हुआ तो उससे सुधर गया तो ठीक है, अगर नहीं सुधरा तो आने वाले अगर नहीं सुधरे तो आने वाले जो 10 जुलाई है पूरे आंगनवाड़ी फेडरेशन का मांग दिवस है, वो मांग दिवस में हम बड़े पैमाने पे सड़क में उतरेंगे। तो ये सरकार को और ये चेतावनी देना हम चाहते हैं कि ये देश के बच्चों का और गर्भवती माओं का हक है। ये आंगनवाड़ी पक्का आंगनवाड़ी वो आंगनवाड़ी का वर्कर और हेल्पर का पूरा हक है, हमारा न्यूनतम वेतन का और हमारी सुरक्षा का और सामाजिक सुरक्षा का। तो वो हम लेके ही रहेंगे और ये आपको नीति बदलना ही पड़ेगा ये सरकार को। और उसके लिए बड़ा जन आंदोलन है और मजदूर और किसान मिलके ये आंदोलन में आगे आ चुका है। इसीलिए ये सरकार को अपने पीछे हटना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में ये आंदोलन जो सारे ट्रेड यूनियनों का नेतृत्व में भी और सारा किसान आंदोलन भी जो चल रहा है संयुक्त किसान मोर्चे का, उसके साथ में उसके आगे सबसे आगे आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर होंगे वो आंदोलनों में जो जनता का बुनियादी मांगों को लेके हुए और इन्हीं आने वाले दिनों में उसको और मजबूत करेंगे। मल्टीपल डे स्ट्राइक के लिए तैयारी करने के लिए ट्रेड यूनियन ने बोला है और आंदोलन तेज करने के लिए किसान मोर्चा भी तय किया है। तो उसमें आने वाले दिनों में मैं आप लोगों से भी ये विनती करते हैं उसके लिए पूरा तैयारी करो। जो भी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर है उन तक पहुंचो और उनको ये समझा दो कि हमारी मांगे हैं, ये हमारे हक है, उसके लिए आवाज़ उठाना हमारा ही जिम्मेदारी है। तो
तो ये काम करना है। और मेरा पूरा उम्मीद है कि कल को देश के सारे आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर अपने मांगों को लेके अपनी आवाज़ उठाएंगे और अपने मांगों को लिखित में पोस्टर में बना के उसको करके वो फोटो भी उठाएंगे और अपने देश के जो एमपी लोग हैं, जो सांसद है, उनको मांग पत्र भी देंगे। और ये कामयाब करने के लिए हम आम जनता से भी विनती करते हैं कि ये मांग सिर्फ आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का नहीं है, ये देश की आम जनता का है, उसको कामयाब बनाएं। ये बोल के मैं आप सबको एक बार और क्रांतिकारी अभिनंदन करती हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद।